सो इस वीडियो में हम बेसिस की ही एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिस की थ्योरम्स को कंपाइल करने के लिए जैसे कि हम फर्स्ट वीडियो में बेसिस की डेफिनेशन और बेसिस की एक एग्जांपल डिस्कस की थी। अभी हम इसकी सेकंड एग्जांपल और कुछ रिजल्ट्स बताऊंगी ताकि आपको थ्योरम्स करने में इजी रहेगा। कुछ डेफिनेशंस और रिजल्ट्स तो हम फर्स्ट यूनिट में ही डिस्कस कर चुके हैं, बट थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स को कंपाइल करना है, तो उन रिजल्ट्स को मैं बार बार डिस्कस करूंगी ताकि आपको थ्योरम्स का प्रूफ करने में मुश्किल ना आए। सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, उसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बेसिस के लिए ही ले रही हूँ, बट सेट है जो B1, सपोज मैंने ही आपको गिवन में दिया है, कंटेनिंग द एलिमेंट्स 1 0 0, सेकेंड एलिमेंट है 1 1 0, देन 1 2 3 और नेक्स्ट एंट्री है 0 1 0। आप देख सकते हो B1 सेट की हर एंट्री ट्रिपलेट टाइप की है, 3 टपल्स टाइप की है। सो ये सबसेट जो B1 लिया है, ये कहाँ से लिया है? V3R से ही लिया है, क्योंकि इसकी हर एंट्री V3R से ही ली जा रही है। V3R का कोई भी मेंबर कैसा होता है? जिसकी एंट्री ट्रिपलेट टाइप की होती है और उसकी जो अंदर इंडिविजुअल एंट्री की बात करते हैं तो वो रियल नंबर से आती है। आप देख सकते हो B1 सेट का हर मेंबर ट्रिपलेट टाइप का है, और अगर उसकी इंडिविजुअल एंट्रीज की बात करेंगे 0 0 1 1 2 3, ये सब क्या है? रियल नंबर्स। सो फील्ड क्या ली है? रियल नंबर्स की ही ली है। हमारा काम है ये जो एग्जाम्पल गिवन में दी है, जो कि सबसेट है V3R का, उसे देखना कि क्या वो बेसिस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहली कंडीशन बेसिस को चेक करने के लिए रहती है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। और लीनियरली इंडिपेंडेंट को चेक करने से पहले आप जल्दी से देख लिया करो उस सेट में कहीं जीरो की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। यहाँ का जीरो मेंबर कैसा रहेगा? जीरो एंट्री कैसी रहेगी? ट्रिपल जीरो टाइप की, B1 सेट में नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं दिख रही। अगर तो जीरो एंट्री मिल जाए तो हम फर्स्ट यूनिट की जो हमने थ्योरम्स की हैं उसमें हमने देखा है कि जीरो की इन्वॉल्वमेंट, जीरो वेक्टर अगर किसी सेट में इन्वॉल्व होता है तो वो सेट डेफिनेटली लीनियरली डिपेंडेंट रहता है। यहाँ पे नहीं है तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो डायरेक्टली इंडिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट नहीं है तो। इंडिपेंडेंट के लिए उसको चेक करना पड़ता है। कई बार जीरो की इन्वॉल्वमेंट तो उसको बनाती बनाती है डिपेंडेंट, बट कई बार उस केस में जीरो नहीं है तो भी वो डिपेंडेंट बन जाता है, उसे चेक करना पड़ता है। एक शॉर्टकट है, जीरो हो तो डायरेक्टली डिपेंडेंट, बट अगर जीरो ना हो तो उसको आप नहीं कह सकते कि देन वो तो इंडिपेंडेंट ही होगा, उसके लिए हमें चेक करना पड़ता है। कई बार जीरो ना होते हुए भी सेट जो है डिपेंडेंट बन जाता है। जैसे कि अभी हम देखेंगे इस केस में चेक कर रहे हैं कि B1 सेट कैसा है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर तो इंडिपेंडेंट आया तो बेसिस की सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे, और अगर नहीं बना तो उसकी सेकंड कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में ही डेफिनेशन जो है फेल हो चुकी होगी। सो हमारे पास इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट की डेफिनेशन को चेक करने के लिए क्या रहता है? सेट के 4 वेक्टर्स हैं, 4 स्केलर फील्ड में से लेने हैं। फील्ड हमारी इस केस में क्या है? रियल नंबर्स। हमें जो रियल नंबर्स हैं फील्ड के लेने हैं। सो हमने यहाँ पे A B C D कंसिडर किए हैं। 4 वेक्टर्स थे सेट के, 4 स्केलर फील्ड में से ले लिए, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन खुद से जीरो के बराबर लेना है। और वो जीरो एंट्री किसकी है? स्पेस की। आप चाहो तो इस जीरो को मैंने जैसे पहली एग्जांपल में भी बताया था, ट्रिपल जीरो करके भी लिख सकते हो। ठीक है। देन जैसे इसके सेकंड स्टेप में उन्होंने लिखा है जीरो एंट्री को ट्रिपल जीरो करके, आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को सॉल्व करोगे। इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, हम क्या करते हैं जितने वेक्टर्स उतने स्केलर फील्ड में से लेके उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो बना देते हैं, जैसे यहाँ पे भी हमने रखा। देन हम उनके स्केलर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे हमने सी की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, वो जीरो आ गई। देन हमें अभी बाकी स्केलर्स को भी फाइंड करना था। इक्वेशंस को लेके जब सॉल्व किया तो आप देख सकते हो वहां पे बी की वैल्यू डिपेंड कर रही है डी पे, या फिर कह सकते हो कि डी की वैल्यू डिपेंड कर रही है बी पे। तो हम किसी एक को लेट कर लेंगे नॉन जीरो नंबर के बराबर, से के बराबर। तो बी अगर के रहेगा या माइनस के रहेगा तो डी की वैल्यू उस पर डिपेंड होती हुई सॉल्व हो जाएगी। बट दोनों के दोनों कैसे आ गए? नॉन जीरो। कहने का मतलब कि बी और डी की वैल्यू डिपेंड कर रही थी और हम उसे किसी भी नॉन जीरो नंबर के बराबर रख सकते थे। एक भी नॉन जीरो आ जाए
स्केलर, तो वेक्टर्स जो रहते हैं जिनका कॉम्बिनेशन, जिन वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन उन स्केलर के साथ 0 लिया था, तो वो वेक्टर्स कैसे बन जाते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट। क्योंकि इस केस में भी हमारे पास बी और डी की वैल्यू कैसी आ गई है? नॉन जीरो नंबर। एक भी स्केलर नॉन जीरो आ जाता तो हमारे वेक्टर्स कैसे बन जाते? लीनियरली डिपेंडेंट। सो इस केस में ये वेक्टर्स जो हैं हमारे कैसे आगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं बने ना, तो बेसिस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि डिपेंडेंट है सेट, तो उसको जनरेट करता है स्पेस को या नहीं, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। सो इस एग्जाम्पल को डिस्कस करके ना एक हमें मेन पॉइंट यहाँ पे देखना है कि जब आपके पास, एग्जाम्पल में फिर से आ रही हूं मैं, V3R था ना सेट, स्पेस जो थी वो V3R थी, और उसका जो सेट था उसमें ट्रिपलेट टाइप की एंट्रीज दी थी। अगर आप इस सेट की एंट्रीज को देखो, B1 की कितनी एंट्रीज हैं, कितने उसके वेक्टर्स हैं बोल सकते हो आप, एंट्रीज भी बोल सकते हो। फर्स्ट एंट्री ये है आपकी 100, देन सेकेंड वेक्टर 2, 3 और ये 4। कहने का मतलब V3R स्पेस का एक सबसेट दिया था जिसमें ट्रिपलेट टाइप की तो एंट्रीज आनी ही आनी थी, उसको छोड़ दो, बट टोटल वेक्टर्स कितने थे उस केस में? टोटल सेट के मेंबर्स कितने थे? 4। स्पेस थी V3R और उसका जो सबसेट है उसके 4 मेंबर हैं। अभी हमने एक सेट लेके देखा कि वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाया। अब आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, V3R का कोई सबसेट ले लो जिसकी एंट्रीज 3 से ज्यादा होंगी, तो उस सिचुएशन में वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक रिजल्ट ध्यान में रखा है कि जीरो की इन्वॉल्वमेंट सेट में लीनियरली डिपेंडेंट बना देती है। अभी हमने ये एग्जांपल देखी, जीरो नहीं था तो भी वो सेट जो है इंडिपेंडेंट नहीं बन पाया। आप कह सकते थे ना, जीरो नहीं है डिपेंडेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होगा, बट हमें चेक करना पड़ा। सो इसी तरीके से अब आपको सेकेंड रिजल्ट ध्यान में रखना है कि अगर स्पेस VMR है, VMR इन जनरल मैं बात कर रही हूँ, 3 की, 2 की, 4 की, 5 की नहीं, MR स्पेस है VMR, और उसका सबसेट दे दिया जाएगा से B, और उसमें एंट्रीज जो हैं उस सेट के जो मेंबर्स हैं वो M से ज्यादा दे दिए जाएंगे, तो उस सिचुएशन में आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि वो सेट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा, सो वो बेसिस नहीं होगा। ये कंडीशन बन गई आपकी, उसको नोट में मैंने लिखा है, अगर आप देखो स्क्रीन पे तो। अभी एक सेकेंड, यहाँ पे हमने दिया है नोट का, अगर आप पॉइंट पढ़ो तो इन जनरल अगर हम स्पेस VMF की बात करें और उसमें आप उसका एक सेट ले लो जिसमें उसके एलिमेंट्स M से ज्यादा ले लो, तो वो डेफिनेटली जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा। डेट इज आप कह सकते हो कि वो सेट कैसा रहेगा? लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो बेसिस की डेफिनेशन की फर्स्ट कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि वो स्पेस का बेसिस सेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आगे आप थ्योरम्स में यूज कर सकते हो। VNR स्पेस दी है बट उसका एक सबसेट दे देंगे, बोलेंगे चेक करो बेसिस है या नहीं, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो उसका जो सबसेट है उसमें N से ज्यादा एंट्रीज हैं, N से ज्यादा मेंबर्स हैं, सो ये डेफिनेटली सेट डिपेंडेंट है, सो इट कैन नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेट, गिवन सेट। अब हमने अभी तक जो अभी सेकेंड वीडियो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें देखा कि हमने बेसिस की डेफिनेशन की, जिसमें हमने बेसिस की डेफिनेशन के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को डेफिनेशन को रिवाइज किया, डिपेंडेंट की भी और इंडिपेंडेंट की भी। देन हमने लीनियर स्पैन की डेफिनेशन को भी रिवाइज किया। उसके बाद हमने जनरेटर की डेफिनेशन को भी डिस्कस किया। और जो हमारे दो मेन रिजल्ट्स रहे कि अगर कोई स्पेस दे दी जाती है और उसका कोई यूजुअल बेसिस ढूंढना होता है, वो हमने फर्स्ट एग्जांपल में डिस्कस किया। V3R स्पेस है तो उसका जो यूजुअल बेसिस रहता है वो E1, E2, E3 रहता है। और इन केस अगर कोई स्पेस दी जाती है और उस सपोज वो VNR स्पेस है बट उसका सबसेट में N से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, तो उस केस में वो कभी भी बेसिस नहीं बना पाता। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है हम डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस की पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।